वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, मोशन। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो अगला पार्ट है वो बिल्कुल कल ही आ जाएगा। दो पार्ट में वीडियो की, पहले में बेसिक्स पढ़ेंगे और दूसरे को फिर डिटेल में लेके जाएंगे विद कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो मोशन बड़ा कॉमन टॉपिक है। लोग पूछते हैं कि क्या आप मोशन में हो, नहीं हो, और हम बहुत ही ईजिली आंसर दे देते हैं, हाँ भाई चल फिर रहे हैं मोशन में, रुके हुए रेस्ट में। बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि किसी भी चीज को जज करने के लिए किसी रेफरेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि ये आदमी तो बिल्कुल राम जैसा है ना, गाय जैसा सीधा है आदमी, तो रेफरेंस का यूज करते हैं। वैसे ही मोशन के बारे में पता करने के लिए भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में ना जाने। तो वर्बली बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा चीज है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल रेस्ट पे हूँ, कहीं मूव नहीं कर रहा, चल फिर नहीं रहा, खड़ा हूँ। तो आप लोगों को लग रहा है मैं रेस्ट पे हूँ। इनफैक्ट कॉमन सेंस अप्लाई करके अगर मैं सोचता तो मुझे भी लगता हाँ मैं रेस्ट पे हूँ। बट मान लो कोई बाहर, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर सैटेलाइट से मुझे नोटिस कर रहा है, ठीक है, और सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के भी बाहर है। तो सैटेलाइट ऐसे होगी कहीं और अर्थ ऐसे घूम रही होगी, रोटेट भी कर रही होगी, रिवॉल्व भी कर रही होगी, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर है। तो उस सैटेलाइट को क्या दिखेगा कि अर्थ मूव कर रहा है। अब अगर अर्थ मूव कर रहा है तो मैं भी मूव कर रहा हूं। तो मान लो अगर वो मुझे नोटिस कर पा रहा है तो उसे क्या लगेगा, मैं मूव कर रहा हूं। ठीक है, केस नंबर 2। लेकिन मेरे सामने अगर कोई बैठा होता तो उसको क्या लगता, मैं रेस्ट पे हूं। तो देखो, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुए, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग आंसर्स है। एक ने कहा मैं मोशन में हूं, एक ने कहा मैं रेस्ट पे हूं, और ये सही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करता है कि आप मोशन में हो या नहीं हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ट्रेन में बैठे हुए, तो ट्रेन में बर्थ आमने सामने रहती है ना। तो मैं यहां बैठा हूं, मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ है, हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए रेस्ट पे है। बट अगर कोई बाहर खड़ा है और मेरी ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, अभी प्लेटफॉर्म से निकली, धीरे धीरे मूव कर रही है, बाहर कोई आदमी खड़ा है, उसके लिए तो हम दोनों मोशन में हो गए, है ना। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेटअप करना जरूरी है। तो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि वेदर यू आर इन मोशन और नॉट, और वेदर इज दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन और नॉट, तो मैं पहले पूछना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले। ठीक है, वो बाइक अपने बॉडी के, जैसे मान लो बाइक अपने स्पीडोमीटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो मोशन में नहीं होगी, क्योंकि स्पीडोमीटर और बाइक एक साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम सड़क को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान ले, सड़क को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो क्या हुआ, बाइक आगे मूव कर रही है, तो सड़क के हिसाब से बाइक मोशन में। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट को ऐसे पढ़ना है। इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज लिखने से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल सुन लो, सुनते ही पता चल जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना, 40 इंटू 2 80। ठीक है, तो क्या किया हमने, 40 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड थी, इनटू टाइम कर दिया। मतलब स्पीड को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या मिला, 80 जो मिला वो क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस मिल गया। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर दे तो ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब एक फॉर्मूला अगर हमें मिल जाए तो इसमें से हम बहुत कुछ ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने पूछा स्पीड के बारे में, तो स्पीड को यही रहने दो, टाइम को नीचे लेके आ जाओ, तो स्पीड को यही रहने दो। तो अब यहां क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर किसी ने पूछा टाइम के बारे में, टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम यहां ले आ दो, स्पीड नीचे ला दो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो
गया। अब काम जो है वो तो ऐसा यूनिट में करते हैं, तो यूनिट कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट सबको मालूम होगा कि मीटर होता है, ठीक है। टाइम का भी ऐसा यूनिट मालूम होगा कि ये सेकंड होता है। मान लो स्पीड की ऐसा यूनिट नहीं पता है, तो झट से आ जाओ फॉर्मूला पे। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लिख दो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, बाय टाइम की यूनिट सेकंड। तो मीटर एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा, इसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे ना तो पावर जो है उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पावर +1 है जो कि अभी है, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। ये कौन सी यूनिट है, तो वही ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड, बट ये तरीका यूज करना है ज्यादा सही है। ज्यादा सही मतलब जनरली यही यूज होता है, तो इसे ही लिखो, बट सही तो दोनों ही है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक लग रहा है, आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंटिफिक लिखोगे ना, तो मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट आ गई। अब लोग क्या करते हैं कि डेफिनेशन पूछने लगते हैं, स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन को ना फॉर्मूला से बनाना सीखो, रटना नहीं है। डेफिनेशन को फॉर्मूला से बनाओ। जैसे स्पीड क्या है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, यही हुआ ना। तो अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड को कैसे डिफाइन करें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय टाइम टेकन इज स्पीड, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को तो हमने बड़े आसानी से डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से डिस्टेंस और टाइम को भी डिफाइन किया जा सकता है अगर कोई पूछे तो, ठीक है। तो अब इतना जानने के बाद फाइनली हम आते हैं बिल्कुल शुरुआत पे कि मोशन क्या है, मोशन को कैसे डिफाइन करें। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे खड़ा है और यहां से वो अपना पोजीशन चेंज किया कहीं, मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आया, तो इस चीज को करने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा। जीरो टाइम में कोई यहां से यहां तो नहीं आ सकता। मान लो बहुत फास्ट है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 0.00000001 सेकंड, कुछ तो लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा। जीरो टाइम में तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस अगर जीरो टाइम में हो तो यहां पर जीरो हो जाएगा। 0 इंटू स्पीड विल बी 0, नो डिस्टेंस। तो कुछ भी टाइम लगेगा, बट लगेगा जरूर, ठीक है। कुछ भी टाइम लगेगा बट टाइम लगेगा जरूर। तो मोशन को कैसे डिफाइन करें कि इफ एनी ऑब्जेक्ट changes its position with respect to WRT, with respect to time, तो उसको मोशन कहेंगे। एक चीज याद रखना, कंपेयर्ड और रेफर्ड टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखना जरूरी होता है। तो मोशन का डेफिनेशन आ गया। रेस्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नॉट लगा दो बस। If any object does not changes its position with respect to time and compared with a frame of reference, then that object is said to be in rest. Rest मतलब no movement. As with किससे कंपेयर करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंपेयर करोगे तो कोई मूवमेंट नहीं आएगा रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे। और जो ऑब्जेक्ट मोशन पे है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब मोशन में बेसिकली जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो होता है काइंड्स ऑफ मोशन। तो अभी फिलहाल पढ़ने हैं 3 टाइप्स, ठीक है। मोशन तो रैंडम भी हो सकता है, बट 3 टाइप पढ़ने हैं फिलहाल। एक रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा चलेगा, सीधा, कहीं टर्न नहीं लेगा, बिल्कुल सीधा चलेगा। दूसरा पढ़ना है मोशन अराउंड अ फिक्स एक्सिस। तो जैसे
यहां एक एक्सिस कर दो फिक्स और इसके अराउंड किसी ऑब्जेक्ट को चलाओ, ठीक है, इसके अराउंड। तो यहां पर एक्सिस फिक्स करके अराउंड चलाया तो कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। इसके बाद एक आता है ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें हम एक पेंडुलम जैसा चीज लटका देंगे और इसको बोलेंगे भाई तुम ऐसे टू जाओ और फ्रो जाओ। तो इसको हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये एक सर्टेन पीरियड में अपने आप को, अपने पाथ को रिट्रेस करता है, रिपीट करता है। टू मीन पोजीशन, फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो, पीरियोडिक मतलब जो अपने पाथ को बार बार रिट्रेस करे, पीरियोडिक। पीरियोडिक पेंडुलम होता है ना घड़ी का, पीरियोडिक। अगर कोई फिक्स एक्सिस के अराउंड घूमे, जैसे एक साइक्लिस्ट है जो सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर लगा रहा है, एक व्हील है जो रोटेट कर रही, ये क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर। रेक्टिलिनियर क्या हुआ? बिल्कुल सीधा चलते जाओ। रेक्टिलिनियर क्या हुआ? बिल्कुल सीधा चलते जाओ। तो ये तीन टाइप के मोशंस पढ़ने हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मोशन। कौन कौन से? रेक्टिलिनियर जो बिल्कुल सीधा है, सर्कुलर जो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, और फिर तीसरा कौन सा हो गया? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, इन तीन टाइप के मोशंस के बाद अब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिस्टेंस और फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अरे स्माइली मिल गया। तो एक चीज बताता हूं, यहां जरा लाइन खींचे और यहां कर लेते हैं थोड़ा सा रफ वर्क। यहां कर लेते हैं जरा रफ वर्क। तो जैसे मान लो कि मेरा घर यहां था, ठीक है, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरा घर यहां था और मेरा स्कूल था कहीं यहां पर। ठीक, तो ये तो मैंने ऊपर से देखा, एरियल रूट, हनुमान जी जैसा, एक जगह से उछले दूसरे पे पहुंच गए, बट ये तो हो नहीं सकता। रास्ते में बहुत सारे टर्निंग्स होते हैं, रास्ता बिल्कुल सीधा थोड़ी होता है। तो मान लो कि मैंने ऐसा कोई पाथ लिया और ये मैं रोज जाता था ऐसे ही, और ये डिस्टेंस होता था 8 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं रोज स्कूल जाने के लिए कितना ट्रेवल करता था? 8 किलोमीटर। ठीक, बट ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा रूट होता तो ये होता शॉर्टेस्ट, मान लो 2 किलोमीटर। तो एक्चुअल पाथ जो मैं रोज कवर कर रहा था वो था 8 किलोमीटर, बट शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता? एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ होता, जहां से मैं शुरू कर रहा हूं, माई लोकेशन टू डेस्टिनेशन। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता? एक स्ट्रेट लाइन। तो एक्चुअल पाथ जो होता है ना, एक्चुअल पाथ जो एक बॉडी कवर करती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन, एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन शुरुआती पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट या पोजीशन टू फाइनल पॉइंट या पोजीशन। एक्चुअल पाथ जो मुझे कवर करना पड़ रहा है, वो देखो रेफरेंस के लिए लिख दे रहा हूं, वो 8 किलोमीटर वाला, वो क्या है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये सबसे छोटा रास्ता जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता, सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन या पॉइंट टू फाइनल पोजीशन।
इसको हम क्या बोलते हैं, वो 2 किलोमीटर वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो एक्चुअल दूरी है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे, ये वाली। और जो सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटा रास्ता जो हो सकता था, स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो याद रखना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो मैंने बोला ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बट यहां तो दिख रहा है बड़ा है ना। मान लो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने का एक्चुअल रास्ता भी सीधा ही होता, तब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने वाला एक्चुअल रास्ता भी अगर सीधा ही होता, तब तो डिस्टेंस भी यही होता और डिस्प्लेसमेंट भी यही होता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से छोटा तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे केस में, मतलब रेक्टिलिनियर पाथ के केस में, डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर रेक्टिलिनियर पाथ नहीं है तब तो डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। अच्छा, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है तो कुछ स्पीड होगा, कुछ टाइम होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा, कोई भी वैल्यू आए, बट वैल्यू आएगी। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे कैसे जीरो होगा? एक ऑब्जेक्ट ने इस ए पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट किया, ऐसे कहीं घूमा हुआ, बी पे गया और फिर बी से वापस ए पे आया। तो ये कितना भी घूमा हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल पोजीशन क्या था, कहां से शुरू हुआ, ए से, खत्म भी कहां पे हो गया, ए पे ही आके खत्म हो गया। क्या डिस्टेंस? जीरो नहीं। क्या डिस्प्लेसमेंट? जीरो। ए से शुरू किया, घूम फिर के वापस ए पे ही आके रुक गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो हुआ। ठीक है, डिस्टेंस कुछ कवर किया है बट उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट जीरो। हो सकता है डिस्टेंस कुछ हो, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी है कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया? जीरो। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, मोशन जब पढ़ते हैं तो मोशन पढ़ते पढ़ते एक छोटा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 9th में। एक्चुअली ये टॉपिक छोटा नहीं है, इसका डिटेल पढ़ना होगा क्लास 11th में, या अगर ब्रिज कोर्स करोगे 10th के बाद तब। तो स्केलर और वेक्टर नाम की दो क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस की गई है। ये क्वांटिटीज क्या है? ऐसी क्वांटिटीज पढ़ तो बचपन से रहे हो, बट स्केलर और वेक्टर नहीं पढ़ाया। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है बताते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर चल गया, 15 चल गया, 20 चल गया, 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऐसी वैल्यूज आएंगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा कि राम इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कुछ डायरेक्शन देखने को मिलेगा। या मान लो ऐसा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बताया तो कोई एंगल दे देगा 360, 20, मतलब डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्शन उसको बताना है वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, 10 किलोमीटर कोई ऑब्जेक्ट चल के गया वेस्ट डायरेक्शन में, तो बताया ना, डायरेक्शन बताया ना, तो ये वेक्टर है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी दो क्वांटिटी आएगी। तो स्पीड जो है एस फॉर स्पीड स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या है? स्पीड तो जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड। वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड रहने दो, डायरेक्शन साथ में ऐड कर दो। तो डिस्टेंस बाय टाइम जिस तरीके से स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। चलो लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो अंतर क्या है?
वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यूनिट देख लो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने क्या बोला था कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, और लेंथ है तो मीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहां डिस्टेंस भी लेंथ ही है, मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो यूनिट भी दोनों की सेम है, मीटर पर सेकंड। तो दोनों की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, या फिर यू लिख लो मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट ये हो गई। लेकिन इंडिया में जब हम लोग जनरल लाइफ में बात करते हैं ना, तो हम ये यूनिट नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? किलोमीटर पर आवर। तो चलो हम एक क्वांटिटी को आज किलोमीटर पर आवर से बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे? तो किसी ने मुझे कह दिया 90 किलोमीटर पर आवर, इसको बदलो मीटर पर सेकंड में। तो मुझे मान लो कुछ नहीं आता है, बस मैथ्स आता है, सिर्फ मैथ्स। तो मैंने पहले क्या लिखा 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को अरेंज कर लिया। अब मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मैंने क्या किया 90 इंटू किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, आवर को सेकंड में करने के लिए तो पहले आवर को मिनट में बदलो, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड एवरी मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, इस 90 को यही थोड़े देर के लिए रोको और फिर देखो क्या होता है। 90 इंटू 1000 बाई 3600, काट दो 518, तो 90 इंटू 5/18 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब 90 किलोमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। देखो इन जनरल एक फॉर्मूला निकला कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदले। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 ले लो, सेकेंड में बदलने के लिए आवर को क्या करो 60 इंटू 60, काटो 10/36, 10/36 और काटोगे तो क्या आ जाएगा 2 से काट दो 5 बार में, इसको काट दो 18, 5/18। तो अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर कभी भी किसी भी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से बदलना हो मीटर पर सेकंड में तो क्या करो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। एक और एग्जांपल देखते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18 से, चलो मल्टीप्लाई करते हैं 18, 36, 42, 4, 5, 4, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदले। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदले भाई, तो किसी एक को मिटा लो। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए क्या किया 5/18। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये एरो उल्टा हो गया इस वैल्यू को भी उल्टा कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। रीजन मैं बता चुका हूं। अब देखते हैं अगली टॉपिक। अब बताते हैं
रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में मैंने बेसिक बताया, अब जरा बताते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा। ठीक है, और क्या सोचना होगा कि हाईवे पे अक्सर देखा होगा कि अगर एक गाड़ी इधर से जा रही है और दूसरी इधर से आ रही है तो दोनों एक दूसरे को बहुत तेजी से पार करती है, बिल्कुल ऐसे जूम। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा हो और एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो तो हमें क्या फील होता है कि स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड एक्स्ट्रा लगती है थोड़ी, या वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा लगती है, लगता है बहुत तेजी से पार हुआ है ना। ऐसा भी हुआ होगा ना कि ट्रेन में जा रहे हैं, उधर से एक ट्रेन जा रही है तो जब पार होता है तो लगता है वाह वो ट्रेन कितने तेजी से गई। पता है उसके अंदर के बैठे पैसेंजर को भी यही लगता है, क्योंकि तुम जा रहे हो 90 से, वो भी आ रही है 90 से, दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करेगी तो 180 हो गया ना। जैसे अगर मैं मान लो किसी ऑब्जेक्ट के पास जा रहा हूं, जैसे कोई एक ऐसा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, पहले रुका हुआ है, मैं उस पर गया, जाके टकरा गया, चोट लगा, कम लगा। अब जिस स्पीड से मैं दौड़ रहा था उसी स्पीड से वो भी दौड़ रहा है और अब कोलिजन हुआ, तेज लगेगा ना, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गई है ना। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट में जब हो तो स्पीड ऐड हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इस केस में क्या कर देना है? स्पीड को ऐड कर देना है। दूसरा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, जैसे मान लो एक ट्रेन ऐसे स्टार्ट हुई 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और दूसरी वाली भी 90 किलोमीटर से चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को कभी ओवरटेक नहीं करेंगे अगर रास्ता दोनों का सीधा है। तो बिल्कुल सेम पाथ पे अगर कवर करें तो दोनों एक दूसरे को कभी ओवरटेक नहीं करेंगे। मतलब इसका इस खिड़की पे बैठा हुआ पैसेंजर इसके वाले को कॉन्स्टेंटली घूरते रहेगा, लगेगा कि दोनों रेस्ट पे हैं, कोई मूव ही नहीं कर रहा है ना। और अगर ये 80 से है और ये 90 से है तो ये इसको ऐसे एकदम स्लोली ओवरटेक करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये 80 पे है 90 पे है, डिफरेंस तो सिर्फ 10 का हुआ, तो फील क्या होगा कि सिर्फ 10 किलोमीटर से ही आगे निकल रहा है, ठीक ना। इसके अंदर बैठे हुए आदमी को क्या फील होगा कि ये सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे निकल रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएं तब हमें लगता है कि वेलोसिटी बड़ी कम है। क्यों? क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहां पर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यही था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ऐड कर दो, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस कर दो। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो बता चुका हूं ऑलरेडी, कल आएगी, और उसमें हम लोग देखते हैं आगे और क्या क्या होता है मोशन में। ठीक है, थैंक यू।